आज इंदौर शहर की एक कॉलोनी पर पूरे प्रशासन की नजर है, क्योंकि यहां कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद सब कुछ बदल जाएगा इस शहर में। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस जगह के लोग इस बात से पूरी तरह अनजान हैं। यह कहानी शुरू होती है इंदौर शहर के मुरीला कॉलोनी से, जहां सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। सुबह 7 बजे हैं और एक दूध वाला हर घर में दूध देकर कॉलोनी से बाहर निकलता है। वो जैसे ही कॉलोनी से बाहर निकलने के लिए अपनी साइकिल बाहर निकालता है, उसकी नजर एक ऐसी जगह पर पड़ती है जहां उसकी नजर टिक ही जाती है। वो उस तरफ देखता ही रहता है और फिर चौंकते हुए अपनी साइकिल एक कोने में पार्क करता है। वो धीरे धीरे चलते हुए एक घर की तरफ जाता है जहां उसने कुछ देखा है। वो धीरे धीरे चलते हुए उस घर की खिड़की के पास पहुंच जाता है और वहां से झांक कर देखने लगता है। वो जैसे ही अंदर का नजारा देखता है तो पाता है कि उस घर में एक आदमी सोया है और उसके हाथ में एक बंदूक देखकर वो दूध वाला चौंक जाता है और मन ही मन कहता है, अरे बाप रे, ये बंदूक वाला आदमी कौन है? ये कोई पुलिस वाला तो नहीं दिखता। तभी वो दूध वाला देखता है कि उस कमरे में एक लड़की पीछे से आती है जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल है और उसके हाथ में एक चाय का कप है। वो उस लेटे हुए आदमी से कहती है, अजीत उठो। दूध वाला नोटिस करता है कि वो आदमी अजीत जो लेटा हुआ है और वो लड़की जो अभी अभी आई है, उन दोनों के कपड़े एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और वो दूध वाला सोच में पड़ जाता है कि ये सब हो क्या रहा है और ये सब लोग हैं कौन। वो इन सब ख्यालों में डूबा रहता है और तभी वो देखता है कि सामने लेटा हुआ अजीत उठता है और पास में बैठी उस लड़की सुषमा को देखने लगता है जो उसके लिए अभी अभी चाय लेकर आई है। वो आदमी अजीत सुषमा की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि हम जिस उद्देश्य से यहाँ मुरीला नगर में आए हैं वो उद्देश्य हम पूरा कर पाएंगे? पिछले कई दिनों से मुझे नहीं लगता कि हम वो पा सकेंगे जो हम पाने आए हैं। ये सुनकर वो दूध वाला और चौकन्ना हो जाता है और वो ध्यान से उनकी बातें सुनने लग जाता है। वो दूध वाला मन ही मन सोचता है, अरे बाप रे, ये लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं और ये किस उद्देश्य को पूरा करने की बात कर रहे हैं? तभी सुषमा सामने बैठे अजीत से कहती है, देखो अजीत, हमें दिलफेक सिंह की बात पर यकीन करना होगा। अगर ये मिशन उसका है और अगर उसने सारी तैयारी की है तो हमारे पास उस पर भरोसा ना करने का कोई कारण नहीं है। क्या हमने कभी सोचा था कि हम किसी कॉलोनी को ऐसे बंधक बना लेंगे और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलेगा? ये पूरी कॉलोनी मुरीला नगर हमारे कब्जे में है, लेकिन अभी तक इन लोगों को पता भी नहीं चला है कि ये आजाद नहीं है, बल्कि इन्हें हमने कैद कर रखा है। वक्त आने पर हम अपनी मांग रखेंगे सरकार के सामने, लेकिन तब तक हमें खामोश रहना होगा। अगर हमारे इस खेल के बारे में किसी को भी पता चल गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। याद है ना दिलफेक सिंह ने क्या कहा था? तो बस हमें वो बात याद रखनी है। हमारा सच किसी को भी पता नहीं चल सकता। अगर किसी को भी हमारे गेम के बारे में पता चला तो हमें साफ ऑर्डर है, उस इंसान को मार देना है हमें। यह सुनकर खिड़की पर खड़ा दूध वाला घबरा जाता है और तभी सुषमा की नजर खिड़की पर पड़ती है। वो देखती है कि किसी ने उन्हें देख लिया है। वो तुरंत वहां से उठती है और उसके ऐसा करते ही वो दूध वाला भी तेजी से वहां से भागता है। वो दूध वाला एक पतली सी गली में भागने लगता है और सुषमा भी उसके पीछे भागने लगती है। वो दूध वाला तेजी से भाग रहा है और सुषमा भी पूरी शिद्दत से उस दूध वाले के पीछे भाग रही है। वो दूध वाला दौड़ते हुए खुद से कहता है, हमको कैसे भी पुलिस तक पहुंचना होगा। अगर हमने पुलिस को सच बता दिया तो शायद हम इस गांव को बचा पाएंगे और शायद इन खतरनाक लोगों को भी रोक पाएंगे। ये सब कहते हुए वो तेजी से दौड़ लगाता है और तभी दौड़ते हुए उसे अचानक से सड़क नजर आती है। वो एक बार पीछे मुड़कर देखता है और पीछे आ रही सुषमा से चिल्लाकर कहता है, हम जा रहे हैं,
और हम तुम्हारा सच पूरी दुनिया को बता कर रहेंगे, फिर तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। ये कहकर वो आदमी बिना इधर उधर देखे तेजी से भागने लगता है सड़क पार करने के लिए। लेकिन जल्दबाजी में वो जैसे ही रोड पर कदम रखता है, सामने से आ रहा एक ट्रक तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। ट्रक को अपनी तरफ आते हुए देखकर वो दूध वाला घबरा जाता है और पीछे से आ रही सुषमा भी चिल्लाती है, अरे सामने देखो। लेकिन सब कुछ इतनी जल्दबाजी में होता है कि वो दूध वाला खुद को बचा नहीं पाता और सामने से आ रहा ट्रक ना चाहते हुए उस दूध वाले को ठोक कर चला जाता है। उस दूध वाले की बॉडी काफी देर हवा में लहराने के बाद जमीन पर गिरती है और उसकी बॉडी जैसे ही जमीन पर गिरती है, सुषमा सामने का नजारा देखकर घबरा जाती है। वो देखती है कि उस दूध वाले के पूरे शरीर पर खून लगा है और अब उसके प्राण जा चुके हैं। लेकिन अब भी उसकी नजर सुषमा की तरफ है और उसके हाथ की एक उंगली भी सुषमा की तरफ है। दूध वाले का वो मृत शरीर मानो ये कहने की कोशिश कर रहा हो कि वो मरते हुए भी अपना काम करना चाहता है। कुछ ही पलों में वहां भीड़ लग जाती है और सुषमा जैसे ही भीड़ को देखती है, वो चुपचाप चलते हुए वापस उसी घर में आ जाती है जहां वो अजीत के साथ थी। अजीत उसके कमरे में आने के बाद तुरंत दरवाजा बंद करता है और उससे पूछता है, क्या हुआ, कहां गया वो आदमी? इस पर सुषमा की आंख से आंसू बहते हैं और वो वहां लगी कुर्सी पर गिर जाती है। अजीत उसके गाल पर हाथ लगाता है और उससे हिलाते हुए पूछता है, बताओ क्या हुआ उस आदमी का? सुषमा रोते हुए कहती है, आज फिर एक बेगुनाह मारा गया। ट्रक के नीचे आकर उस आदमी की जान चली गई। यह सुनकर अजीत भी चौंक जाता है और वहीं दीवार पर सर रखकर बैठ जाता है। दूसरी ओर उस दूध वाले की बॉडी को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है और वहां मौजूद एक पुलिस वाला मन ही मन सोचने लगता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह दुर्घटना कैसे हुई, क्योंकि कोई आदमी ऐसे कैसे रोड तक आएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। यकीनन ही वो आदमी जल्दबाजी में होगा और इसलिए उसका एक्सीडेंट हुआ होगा। पर इतनी सुबह यह आदमी कहां जा रहा था? ऐसे कई सारे सवालों के साथ इंस्पेक्टर सूरज वहां खड़ा कुछ सोच रहा है। तभी पास खड़ा कांस्टेबल भैयालाल कहता है, क्या हुआ सर, आप क्या सोच रहे हैं? इस पर सूरज कहता है, यार मैं ये सोच रहा हूं कि यह एक्सीडेंट ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब मेरा दिमाग कहता है कि यह आदमी जल्दी में होगा और इसलिए दुर्घटना हुई होगी। इस पर कांस्टेबल भैयालाल कहता है, सर इतनी सुबह तो दो ही आदमी निकलते हैं, एक अखबार वाला और दूसरा दूध वाला। इस पर सूरज मुड़कर भैयालाल की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि ना तो इस आदमी के पास मुझे दूध का कोई बर्तन मिला बड़ा सा और ना ही कोई अखबार या साइकिल मिले। यह सुनकर इंस्पेक्टर सूरज उस घर की दिशा में बढ़ जाता है जहां सुषमा और अजीत एक घर में छुपे हुए हैं। सूरज मुड़कर भैयालाल की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि ना तो इस आदमी के पास मुझे दूध का कोई बड़ा बर्तन मिला और ना ही कोई अखबार या साइकिल मिली। इंस्पेक्टर सूरज उस घर की दिशा में बढ़ रहा है जहां सुषमा और अजीत एक कमरे में छुपे हुए हैं। दूसरी ओर सुषमा से घर के अंदर अजीत कहता है, हमें कैसे भी उस साइकिल को छुपाना होगा, नहीं तो सबको शक हो जाएगा कि हमने ही कुछ कांड किया है। ऐसा कहकर अजीत अपने घर से बाहर की तरफ बढ़ता है और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर सूरज भी वहां कांस्टेबल के साथ उसी जगह की तरफ बढ़ रहा है जहां वो साइकिल है। दोनों एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं। सुषमा खिड़की से झांककर रास्ते के दूसरी तरफ देख रही है और उसे कोई नजर नहीं आ रहा है। अजीत साइकिल तक पहुंचता है
और धीरे धीरे खींचते हुए साइकिल को अपने घर की तरफ ला रहा है। और अब सुषमा जैसे ही खिड़की से झांक कर घर के पीछे की तरफ देखती है, उसे नजर आता है कि एक पुलिस वाला और कांस्टेबल उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जिस दिशा में अजीत खड़ा है। यह देखकर सुषमा की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो तुरंत आगे वाले कमरे की तरफ आकर अजीत को आवाज लगाती है, अजीत, पुलिस आ रही है उस तरफ से। अजीत ये सुनकर चौंक जाता है और तेजी से साइकिल को खींचकर लाने लगता है। अब क्योंकि उस साइकिल में पीछे की तरफ दूध की एक बड़ी सी केन भी टंगी हुई थी, उस कारण उस साइकिल को लाने में अजीत को और ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही थी। सुषमा ये देखती है और वो तुरंत दौड़ते हुए बाहर जाती है और अजीत की मदद करने के लिए साइकिल को पीछे से उठा लेती है। अब अजीत वो साइकिल लेकर तेजी से घर के अंदर आता है और सुषमा भी घर के अंदर कदम रखती है। वो तुरंत दरवाजा बंद करती है और तभी सूरज और कांस्टेबल उस साइकिल वाली जगह पर पहुंचते हैं। दरवाजा तेजी से बंद होने की आवाज सुनकर सूरज सतर्क हो जाता है और तुरंत अपनी कमर से बंदूक निकालकर कांस्टेबल भैया लाल से कहता है, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लगता है जैसे हमें देखकर किसी ने दरवाजा बंद कर लिया हो। सूरज की बात सुनकर कांस्टेबल हां में गर्दन हिलाता है, जैसे वो भी सहमत हो सूरज की बात से। सूरज इधर उधर देखता है तो उसे सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद नजर आते हैं और वो सोचने लगता है, समझ नहीं आता ये आवाज कहां से आई। कपूर सर ने मुझे 3 दिन पहले कहा था कि इस इलाके पर ज्यादा ध्यान रखना, क्यों शक है इस इलाके पर। ये सब सोचते हुए वो इधर उधर देखने लगता है और तभी उसकी नजर एक घर की तरफ पड़ती है जिसकी खिड़की खुली हुई है। उसे देखकर सूरज बंदूक दिखाते हुए कांस्टेबल को घर की तरफ आने का इशारा करता है। उसी घर के अंदर बैठे सुषमा और अजीत मन ही मन सोचने लग जाते हैं कि बाहर क्या चल रहा है। सुषमा धीरे से उठती है और खिड़की की तरफ जाती है और वो जैसे ही धीरे से झांक कर बाहर देखती है, वो पाती है कि इंस्पेक्टर सूरज और कांस्टेबल उस तरफ आ रहे हैं। वो तुरंत दौड़कर अजीत के पास जाती है और कहती है, वो पुलिस वाला यहीं आ रहा है, अगर वो इस घर तक आ गया तो हम खुद को बचा नहीं पाएंगे। इस पर अजीत कहता है, अरे यार तुम चिंता मत करो, वो इस तरफ नहीं आएगा। उसे कैसे पता कि हम इस घर में हैं? इस पर सुषमा कहती है, पुलिस वालों को कम मत समझो, अगर थोड़ा भी दिमाग लगाया तो समझ जाएगा कि सारे घरों की खिड़कियां बंद हैं, एक हमारी ही खिड़की खुली है। यह सुनकर अजीत भी थोड़ा डर जाता है और तभी उसका ध्यान कमरे में रखी साइकिल पर जाता है। वो साइकिल को देखकर कहता है, हमें इस साइकिल को अंदर छुपा देना चाहिए, क्योंकि अगर उस पुलिस वाले ने हमारे घर में ये दूध की कैन और साइकिल देख ली तो फिर उसे 100% शक हो जाएगा कि हमने ही कुछ गेम किया है। यह सुनते ही सुषमा तुरंत अपनी जगह से उठती है और अजीत के साथ मिलकर उस साइकिल को उठाकर अंदर वाले कमरे में रखने लग जाती है। लेकिन जैसे ही अजीत साइकिल अंदर रखने जाता है, वैसे ही साइकिल का एक कोना उसके हाथ से छूटने लगता है और वो साइकिल वहां जमीन पर गिर जाती है। साइकिल के जमीन पर गिरते ही घंटी बजने की आवाज आती है और वो आवाज सुनकर सुषमा और अजीत दोनों डर जाते हैं। उसी समय ये आवाज पतली सी गली में चल रहे सूरज और कांस्टेबल भैया लाल को भी आती है। वो दोनों तेजी से चलते हुए उस घर की तरफ बढ़ते हैं जिस घर की खिड़की खुली है। अंदर छुपी सुषमा अजीत की तरफ गुस्से में देखती है और कहती है, मरवा दिया ना तुमने। अजीत खामोश हो जाता है और तभी सूरज और भैया लाल उस घर के बाहर पहुंच जाते हैं। वो दोनों उस दरवाजे की तरफ देखते हैं और सूरज भैया लाल को इशारा करता है। भैया लाल उस दरवाजे के पास जाता है और दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, अरे भैया जी, दरवाजा खोलिए, पुलिस आई है आपके घर पर। यह आवाज सुनकर कमरे में अंदर छुपे सुषमा और अजीत दोनों घबरा जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। जब कांस्टेबल के 1-2 बार आवाज लगाने के बाद भी अंदर से कोई दरवाजा नहीं खुलता तो सूरज खुद से कहता है,
मेरा दिमाग कहता है कि इस घर में निश्चित ही कुछ गड़बड़ है, मुझे खिड़की से झांक कर देखना चाहिए। ये सोचते हुए सूरज धीरे धीरे चलते हुए उस खिड़की की तरफ जाने लगता है और अंदर सुषमा धीरे से अजीत से कहती है, अरे हमने दरवाजा नहीं खोला तो वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, तुमने सोचा है? अजीत इस बात पर सुषमा को देखने लगता है और मुस्कुराते हुए कहता है, दिलफेक सिंह ने हमें हर बात की ट्रेनिंग दी है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर सुषमा के भी चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है, जैसे वो समझ गई हो कि अजीत क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सूरज धीरे धीरे चलते हुए खिड़की के पास पहुंच जाता है और वो जैसे ही खिड़की के अंदर झांक कर देखता है तो सामने का नजारा देखकर वो चौंक जाता है। उसके चेहरे के भाव देखकर पास में खड़ा कांस्टेबल भैया लाल भी चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है, न जाने सर ने ऐसा क्या देख लिया जो इतना चौंक गए हैं। कांस्टेबल भैया लाल धीरे धीरे चलते हुए उस खिड़की के पास पहुंच जाता है जहां से झांककर इंस्पेक्टर सूरज देख रहा है, और वो जैसे ही खिड़की के अंदर झांक कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि अंदर एक औरत एक आदमी की बाहों में है और वो दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम कर रहे हैं। उन दोनों को एक दूसरे को चूमते हुए देखकर सूरज तुरंत अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है और कांस्टेबल भी तुरंत वहां से अपनी नजर हटा लेता है। सूरज और कांस्टेबल दोनों वहां से मुड़ने लगते हैं और दोनों के चेहरे पर ऐसे भाव हैं जैसे उन्हें समझ आ गया हो कि वो बेवजह इस घर में आ गए थे। वो दोनों मुड़कर वापस लौट ही रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि उनके सामने एक आदमी खड़ा है जिसकी हाइट उनसे कहीं ज्यादा है। उस आदमी की उम्र तकरीबन 50 साल है और उसने चेहरे पर एक गॉगल लगा रखा है। वो आदमी जिस स्टाइल में इनके सामने खड़ा है उसे देखकर साफ लग रहा है कि वो कोई पावरफुल इंसान है। सूरज और भैया लाल इसलिए परेशान हैं क्योंकि वो आदमी इन दोनों को गुस्से से घूर कर देख रहा है। वो लंबा सा आदमी सूरज से सवाल करता है, क्या सर मैं जान सकता हूं कि इतना सुबह सुबह आपको किसी के घर में झांकने की क्या जरूरत पड़ गई? इस पर सूरज कहता है, दरअसल बात यह है कि यहां से कुछ दूरी पर एक मेन रोड है, वहां एक दुर्घटना हो गई है और उस दुर्घटना में एक आदमी की मौत हो गई है। ये सुनकर सामने खड़ा वो आदमी गुस्से में कहता है, तो आप यहाँ इस घर में उस मुर्दे की डेड बॉडी ढूंढने आए थे? ऐसा टेढ़ा सवाल सुनकर सूरज के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और वो पहले तो कांस्टेबल को देखने लग जाता है। कांस्टेबल भी घूरकर सामने खड़े उस आदमी को देख रहा है। सूरज अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालता है और सामने खड़े उस लंबे आदमी की तरफ बढ़ते हुए उससे सवाल करता है, भाई साहब पहले तो आप ये बताइए कि आप कौन हैं और आप होते कौन हैं मुझसे ये सवाल करने वाले? अरे हम पुलिस हैं, हम सवाल पूछने का काम करते हैं, जवाब देने का नहीं, समझे आप? इस पर सामने खड़ा वो आदमी 2 कदम आगे आता है और कहता है, देखिए मेरा नाम दिलफेक सिंह है, कभी शादी नहीं की, अक्सर अपना दिल सुंदर कुड़ियों पर फेंकता रहता हूँ, इसलिए मुझे दिलफेक सिंह कहते हैं और मुझे तो लोगों का दिया ये नाम बहुत पसंद है। ये सुनकर सूरज दिलफेक सिंह से कहता है, हाँ तो जहां जाकर दिल फेंकना है फेंको, हमारे काम के बीच में ना आओ, समझे? दिलफेक सिंह थोड़ा तंज मारते हुए कहता है, देखिए बात ऐसी है कि आप जिस घर में झांक रहे थे उस घर में बहुत ही झगड़ालू लोग रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक सब्जी वाले ने इनको खुले पैसे नहीं दिए थे, इतने पर तो उन्होंने उसकी उंगली काट दी थी। तो अब आप उनके घर में हो रहा कांड देख कर आ रहे हो तो आपको क्या क्या सजा देंगे इसकी कल्पना कर लो। ये सुनते ही कांस्टेबल भैया लाल तुरंत अपनी उंगली देखने लगता है और सूरज से कहता है, सर जो हम देख रहे हैं वो यहाँ नहीं है, ये भी तो हो सकता है कि वो दूध वाला उस रोड से उस पार की तरफ जा रहा हो, चलिए हम उस तरफ झांक कर देखते हैं। लेकिन सूरज दिलफेक सिंह की आंखों में देख रहा है। दिलफेक सिंह सूरज की तरफ देखकर कहता है, क्या बात है सर, ऐसे क्या देख रहे हो? इस पर सूरज कहता है, दिलफेक सिंह
तुम्हें देखकर मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है। इस बात पर दिलफेक सिंह एक पल के लिए तो गंभीर हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो अचानक जोर जोर से हंसने लग जाता है। इस पर सूरज थोड़ा गुस्से में पूछता है, क्या बात है, मैंने कोई मजाक किया है जो तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? इस पर दिलफेक सिंह हंसते हुए कहता है, अरे यार, अजीब बात करता है तू। मतलब ये लाइन लड़कियों से कही जाती है कि क्या मैंने कभी आपको पहले भी कहीं देखा है और तू ये लाइन मेरे पे ट्राई कर रहा है? इस पर सूरज कुछ नहीं कहता और वहां से मुड़कर जाने लगता है। कांस्टेबल भी उसके पीछे पीछे उसी गली की तरफ चला जाता है जहां से वो लोग आए थे। दिलफेक सिंह कुछ कदम चलकर सुषमा और अजीत वाले घर की तरफ आते हैं और दरवाजा खटखटाता है। वो 3 बार दरवाजा बजाता है और दरवाजे के ऐसे बजने की आवाज से सुषमा समझ जाती है कि दरवाजे पर दिलफेक सिंह आया है। वो तुरंत अजीत की बाहों से बाहर निकलती है और पलंग से उतरकर जमीन पर कदम रखती है। वो फटाफट अपने कपड़े पहनने लगती है और अजीत भी अपने कपड़े पहनने लगता है। दिलफेक सिंह जो दरवाजे के बाहर खड़ा है वो अपने आप से कहता है, यही होता है जब मिशन में किसी पति पत्नी को ले लो तो ये लोग अपना गेम खेलने लग जाते हैं, बिना इस बात को समझे कि इनकी छोटी सी लापरवाही के कारण पूरा खेल बिगड़ सकता है। दिलफेक सिंह फिर से दरवाजा बजाने के लिए दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो दरवाजा बजाए उससे पहले सुषमा दरवाजा खोल देती है। दिलफेक सिंह उसे देखता है और सुषमा तुरंत अपना दुपट्टा ठीक करती है। दिलफेक सिंह कमरे में कदम रखता है और उसके अंदर आते ही सुषमा और अजीत दोनों झुककर दिलफेक सिंह को नमस्कार करते हैं। दिलफेक सिंह हाँ में गर्दन हिलाता है और अजीत की तरफ देखते हुए कहता है, पति पत्नी हो ठीक है, लेकिन मेरे मिशन में कुछ गड़बड़ हुआ तो तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। इस पर सुषमा तुरंत कहती है, नहीं भैया, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। दिलफेक सिंह अजीत की तरफ देखते हुए कहता है, तुम जानते हो इस वक्त इंदौर का कमिश्नर कौन है? इस सवाल पर अजीत और सुषमा की गर्दन नीचे हो जाती है और तब दिलफेक सिंह कहता है, मिस्टर कपूर। और जानते हो ये कपूर इतना तेज है कि इसकी नजर पूरे शहर पर रहती है। हर घटना को ये इतनी बारीकी से देखता है कि कुछ ना कुछ काम का निकाल ही लेता है। तो हम लोगों के पास गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है, समझे ना तुम लोग? इस पर सुषमा और अजीत दोनों एक साथ हाँ में गर्दन हिलाते हैं। दिलफेक सिंह पूरे गुस्से में पूछता है, सोच, अगर वो पुलिस वाला एक बार यहाँ आ जाता तो क्या होता? इस सवाल पर सुषमा और अजीत दोनों सोचने लग जाते हैं, लेकिन उन दोनों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। तभी दिलफेक अपने कदम अंदर वाले कमरे की तरफ बढ़ाता है और कहता है, मैं जब भी तुम लोगों से यहाँ मिलने आता हूँ तब मैं तुम लोगों से बाहर ही रुकने को कहता हूँ। कभी तुमने इस कमरे में ज्यादा देर नहीं रहने देता। तुम्हें शायद ये लगता होगा कि मैं यहाँ सोने आता हूँ। नहीं, आज तुम्हें सच पता चलेगा कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ। ये कहते हुए दिलफेक सिंह तुरंत नीचे झुकता है और नीचे बिछी हुई चटाई को एक झटके में ऊपर उठाता है। उसके ऐसा करते ही सुषमा और अजीत की नजर जमीन पर पड़ती है, जहां एक दरवाजा बना हुआ है। जमीन पर बना हुआ दरवाजा देखकर सुषमा और अजीत चौंक जाते हैं और तभी दिलफेक सिंह 2 कदम आगे आकर उस दरवाजे को खोलने के लिए नीचे की तरफ दबाता है। उसके ऐसा करते ही वो दरवाजा नीचे की तरफ चला जाता है और नीचे एक सुरंग जैसा रास्ता नजर आता है। सुषमा और अजीत दोनों एक एक कदम आगे आकर उस दरवाजे के नीचे झांकते हैं और उन्हें एक सुरंग नजर आती है। दिलफेक सिंह उन दोनों को इशारा करता है और सुषमा और अजीत दोनों उस गुफा में उतर जाते हैं। वो दोनों जैसे ही उस सुरंग जैसी गुफा में कदम रखते हैं, वो सामने देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी सी टेबल लगी हुई है जिस पर कंप्यूटर लगा हुआ है। दिलफेक सिंह भी वहीं नीचे उतरता है और वहां नीचे बेसमेंट जैसी जगह के लाइट्स चालू करता है। वो लाइट्स चालू करने के बाद कंप्यूटर टेबल के पास जाता है और वहां का भी बटन दबाता है।
कुछ ही देर में कंप्यूटर भी चालू हो जाता है। सुषमा और अजीत गुफा का नजारा देखकर चौंक जाते हैं और सुषमा हिम्मत करके सवाल करती है, दिलफेक सिंह, अगर बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछूं? हम यहाँ बहुत समय से हैं। हमने इस पूरी कॉलोनी को अपने कब्जे में ले रखा है, लेकिन हमें अभी तक मिशन समझ में नहीं आया। अभी तक हम ये नहीं समझ पाए हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। अभी तक आपने जो भी निर्देश दिए हमने उसका पालन किया है, लेकिन फिर भी अगर हमें पता चल जाता कि हम क्या करने वाले हैं तो प्लानिंग करते आती। इस पर दिलफेक सिंह 2 कदम चलकर सुषमा के पास आ जाता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। दिलफेक सिंह के चेहरे पर बहुत गुस्सा नजर आता है। सुषमा और अजीत वहां गुफा का नजारा देखकर चौंक जाते हैं और सुषमा हिम्मत करके सवाल करती है, दिलफेक सिंह, अगर बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछूं? हम यहाँ बहुत समय से हैं। हमने इस पूरी कॉलोनी को अपने कब्जे में ले रखा है, लेकिन हमें अभी तक मिशन समझ में नहीं आया है। अभी तक आपने जो भी निर्देश दिए हैं हमने उसका पालन किया है, लेकिन फिर भी अगर हमें ये पता चल जाता कि हम क्या करने आए हैं तो प्लानिंग करते आती। इस पर दिलफेक सिंह 2 कदम चलकर सुषमा के पास आ जाता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। दिलफेक सिंह के चेहरे पर थोड़ा सा गुस्सा है और ये देखकर सुषमा अपनी नजरें नीची कर लेती है। दिलफेक सिंह उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, तुम्हें कुछ प्लानिंग नहीं करना है सुषमा, तुम्हें सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है बस। अगर अपना दिमाग लगाओगी तो हम इस मिशन को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो मैं करने वाला हूं वो इतना बड़ा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं जल्दी ही सरकार को अपनी शक्ति का एक नमूना भेजूंगा और उसके बाद उनके सामने अपनी मांग रखूंगा। अगर उन्होंने मुझे वो नहीं दिया जो मुझे चाहिए तो मैं 5 दिनों के अंदर ये पूरा इलाका उड़ा दूंगा और इस इलाके के खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाएगा वो भी। ये सुनकर अजीत पूछता है, कौन खत्म हो जाएगा दिलफेक सिंह? इस सवाल पर दिलफेक सिंह कोई जवाब नहीं देता, बस कंप्यूटर की तरफ इशारा करता है। सुषमा और अजीत दोनों कंप्यूटर के पास जाते हैं और उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चेहरा नजर आता है। उस चेहरे को देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। सुषमा मुड़कर दिलफेक सिंह को देखती है, जिसके चेहरे पर अब एक मुस्कुराहट है और जीत का आत्मविश्वास भी। यह देखकर सुषमा और अजीत को कुछ समझ नहीं आता और सुषमा विनम्र स्वर में सवाल करती है, दिलफेक सिंह, देखो वैसे तो तुम हमारे बॉस हो और ये पूरा मिशन भी तुम्हारे हिसाब से ही चलेगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें भाई मानती हूं, इसलिए एक बार फिर पूछती हूं, तुम जानते तो हो ना कि ये आदमी कौन है और क्या कर सकता है, और तुम इस पर हाथ डालने का प्लान कर रहे हो? एक बार फिर सोच लो। यह सुनकर दिलफेक सिंह सुषमा के कंधों पर हाथ रखता है और उसे समझाते हुए कहता है, मैं क्या कह रहा हूं ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं और क्यों कर रहा हूं ये भी। आज की रात बंगलो नंबर 22 में मीटिंग है, तुम लोग वहां आ जाना। सारा प्लान बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूं कल सुबह। सुषमा और अजीत दोनों हाँ में गर्दन हिलाते हैं और दिलफेक सिंह उस गुफा जैसे बेसमेंट से बाहर निकलने लगता है। उसके पीछे पीछे अजीत और सुषमा भी वहां से बाहर निकलने लगते हैं। वहां से बाहर निकलने के बाद दिलफेक सिंह एक इशारा करता है और उसके एक इशारे पर अजीत और सुषमा तुरंत साइड में पड़ी चटाई को जमीन पर डाल देते हैं, जिससे वो दरवाजा छुप जाता है। दिलफेक सिंह उन दोनों की तरफ देखता है और गंभीर स्वर में कहता है, दुश्मन को कमजोर समझना किसी भी खिलाड़ी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अगर मैं उस कमिश्नर को ठीक से जानता हूं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उस कपूर को अभी तक कुछ भनक तो लग ही गई होगी हमारे यहां आने की। उस कपूर ने सिर्फ पुलिस की नौकरी ही नहीं की है,
बल्कि और भी बहुत कुछ किया है उसने पुलिस की नौकरी में रहते हुए। यह सुनकर अजीत थोड़ा चौंकते हुए पूछता है, ऐसा क्या तीर मारा है कमिश्नर कपूर ने जो हमें चिंता करने की जरूरत है? इस पर दिलफेक सिंह पूरे यकीन के साथ कहता है, उसने अपनी 20 साल की नौकरी में कई सारे एजेंट्स तैयार किए हैं और उन एजेंट्स को पूरी दुनिया में कहीं भी भेज सकता है। इतना बड़ा नेटवर्क है उसका। वो भारत छोड़ो, भारत से बाहर भी अपने ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर सकता है। तो तुम ये सोचो कि क्या उसे देश के अंदर मौजूद खतरे की भनक नहीं होगी? यकीनन होगी। और वो जल्दी ही इस मिशन के लिए कोई योग्य एजेंट ढूंढ रहा होगा। यह सब सुनकर सुषमा और अजीत के चेहरे पर पसीना छा जाता है और दिलफेक सिंह वहां से कहकर निकलता है, चलो मिलते हैं रात में, टाइम पर पहुंच जाना। जहां एक और दिलफेक सिंह अपने लोगों को आने वाले खतरे के लिए तैयार कर रहा है, वहीं दूसरी ओर मुंबई शहर के एक बड़े से क्लब में काफी भीड़ थी। क्लब में डांस वाला म्यूजिक चल रहा था और वहां एक बड़ी मात्रा में लोग मौजूद थे। कुछ लोग वहां पत्ते खेल रहे थे तो कुछ लोग शराब का मजा ले रहे थे। कुछ लोग चुपचाप कर ड्रग्स ले रहे थे तो कुछ लोग उस क्लब की छत पर आराम से सिगरेट का मजा ले रहे थे। लेकिन इस क्लब में कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी सीट पर बैठे थे और वहां बैठकर इधर उधर लड़कियों को देख रहे थे। उनके चेहरे के भाव ये साफ बता रहे थे कि अगर उन्हें कोई खूबसूरत लड़की यहां मिल जाए तो वो उसके साथ रात बिताने को तैयार बैठे हैं। बस ऐसे ही लोगों की नजरें फिर अचानक दरवाजे पर पड़ती है, जहां नीले रंग की ड्रेस पहनकर एक लड़की क्लब में एंट्री मारती है। उसे देखकर पूरे क्लब की नजरें धीरे धीरे उसकी तरफ जाने लगती हैं और वो लड़की भी बड़ी स्टाइल में अपना गॉगल ठीक करते हुए इधर उधर देख रही है। उस लड़की की भी आंखें ये साफ बता रही हैं कि वो भी किसी रईस लड़के के साथ वक्त बिताना चाहती है। तभी वहां बैठा एक लड़का जिसके हाथ की हर उंगली में एक सोने की अंगूठी है और उसके गले में एक सोने की बड़ी सी माला है, वो लड़का इस नीली रंग की पोशाक वाली लड़की को देखने लगता है और ये नीले रंग के कपड़े पहनी लड़की भी इस सोने से लदे लड़के को देखने लगती है। यह लड़का उठकर उस लड़की के पास जाता है और वो लड़की इस लड़के को अपने पास आते देखकर रुक जाती है। यह लड़का उस लड़की के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, एक रात का 10 लाख दूंगा, चलती है क्या? इस पर वो नीले रंग के कपड़े वाली लड़की कहती है, जानता है मेरा नाम क्या है? वो लड़का पूरे एटीट्यूड में कहता है, शादी नहीं करनी है पर सुहाग रात मनानी है तेरे साथ। तो एक काम कर, चल दे मेरे साथ चुपचाप, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं किसी को अपने साथ ले जाने के। ये कहकर वो लड़का अपनी बंदूक निकाल कर उस लड़की की पीठ पर लगा देता है। वो लड़की तुरंत मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा नाम है रंगीली और मैं ड्रेस पहनती हूँ नीली। ये लाइन सुनकर वो लड़का हंसने लगता है और रंगीली पूरे क्लब में इधर उधर दौड़ने लगती है। तभी उसकी नजर फर्स्ट फ्लोर पर बैठे एक गंजे आदमी पर पड़ती है। उसे देखकर रंगीली के चेहरे पर गंभीर भाव छा जाते हैं और वो अपने कान में लगे ब्लूटूथ के माध्यम से फोन पर कहती है, गाइस अब्बास यहीं है। रंगीली मुस्कुराते हुए उस अमीर लड़के से कहती है, मेरा नाम है रंगीली और मैं ड्रेस पहनती हूं नीली। ये लाइन सुनकर वो लड़का हंसने लगता है और रंगीली पूरे क्लब में इधर उधर दौड़ने लगती है। तभी उसकी नजर फर्स्ट फ्लोर पर बैठे एक गंजे से आदमी पर पड़ती है। उसे देखकर रंगीली के चेहरे पर गंभीर भाव छा जाते हैं और वो अपने कान में लगे ब्लूटूथ के माध्यम से फोन पर कहती है, गाइस अब्बास यहीं है, फर्स्ट फ्लोर पर दिखा है मुझे अभी, अगर तुम लोग चाहो तो आ सकते हो अभी इसी वक्त। रंगीली के आसपास घूम रहा वो लड़का सिर्फ आखिरी की बात सुन पाता है और वो रंगीली के पास आकर कहता है, क्या हुआ, किसी और को बुला रही है क्या? मेरे साथ चलना, तेरे को एक रात के 10 लाख छोड़ पूरे 20 लाख दूंगा। ये सुनकर रंगीली उस लड़के के बिल्कुल पास आती है और उसके कान में कहती है, आने से पहले 2 मिनट के लिए जरा पावर कट कर देना दोस्तों, मेरे लिए वो 2 मिनट काफी हैं इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए। ये सुनकर उस लड़के को कुछ समझ नहीं आता और तभी पावर कट हो जाता है। रंगीली पावर कट होते ही तुरंत सामने वाले लड़के की जेब से एक पेन निकालती है और तेजी से उस लड़के के हाथों पर घुसाना शुरू करती है।
पहली बार जैसे ही पेन उस लड़के के हाथों में जाता है, वो लड़का घबरा जाता है और जोर से चिल्लाता है, कौन है यहाँ, बचाओ। और उसके ऐसा कहते ही रंगीली कई बार उस पेन से उस लड़के के हाथों पर वार करती है। कुछ ही पलों में चिल्लाने के बाद वो लड़का वहीं बेहोश हो जाता है। ऊपर अब्बास, जो कि एक डील कर रहा था, वो क्लब में अंधेरा देखता है तो थोड़ा चौंक जाता है और वो अपनी टेबल से उठने ही वाला होता है, तभी अचानक से लाइट वापस आ जाती है और पूरा क्लब फिर रोशनी और म्यूजिक से चहकने लगता है। ये देखकर अब्बास के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो अपना फोन देखते हुए सामने बैठे हुए शख्स से कहता है, तुम जानते हो मैं ऐसे इंटरेस्टिंग हथियार क्यों बनाता हूं? क्योंकि इस भारत देश में कई तरह के पागल लोग मिलते हैं जो मेरे द्वारा बनाए गए हथियार खरीदते हैं। अब जैसे ये सिगरेट ही देख लो, कोई सोच भी नहीं सकता कि अगर कोई इस सिगरेट को जला देगा तो वो इंसान जो इस सिगरेट को पी रहा है उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। क्या कहते हो सम्राट? लेकिन अब्बास को सामने से कोई जवाब नहीं मिलता। वो अपनी नजरें फोन से बाहर निकालकर जैसे ही सामने देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो पाता है कि उसके सामने सम्राट नाम का कोई लड़का नहीं है, बल्कि नीले रंग के कपड़ों में एक सुंदरी बैठी हुई है जिसका नाम है रंगीली। उसे देखकर अब्बास के चेहरे पर गुस्से के भाव छा जाते हैं और वो कहता है, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? इस पर रंगीली एक पल के लिए तो सामने बैठे अब्बास को देखने लगती है और कुछ नहीं कहती। अब्बास इस शांति से थोड़ा डर जाता है और फिर गुस्से में सवाल करता है, ए लड़की गूंगी है क्या? बोल कौन है तू? रंगीली मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मेरा नाम है रंगीली और मैं ड्रेस पहनती हूं नीली। ये सुनकर अब्बास पहले तो चौंक जाता है और मन ही मन कहता है, अरे ये लड़की तो कोई छमिया लगती है, एक पल के लिए तो मैं डर ही गया। ये सोचते हुए अब्बास एकदम से हंसने लगता है और कहता है, देखो तुम जैसी छमिया में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो जाओ जाकर किसी और टेबल पर बैठो और मुझे मेरे दोस्त से बात करने दो। ये सुनते ही रंगीली तुरंत नीचे देखती है और अब्बास को भी नीचे देखने का इशारा करती है। अब्बास जैसे ही नीचे देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रंगीली के पैरों के नीचे सम्राट मरा पड़ा है। अब्बास अपनी टेबल से उठता है और अपनी बंदूक बाहर निकालकर रंगीली पर तान देता है। रंगीली उसे घूर कर देखती है और कहती है, अरे बंदूक तानने से पहले एक बार पीछे तो देख लेता। ये सुनते ही अब्बास पीछे मुड़कर देखने लगता है और उसके हिलते ही रंगीली अब्बास के हाथ की बंदूक तुरंत खींचकर अपने हाथ में ले लेती है। ये देखकर अब्बास चौंक जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करे। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रंगीली 2 कदम बढ़ाते हुए सीधे अब्बास के ऊपर छलांग मारती है और अब्बास, जो कि वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, वो अगले ही पल जमीन पर गिर जाता है। रंगीली जमीन पर से उठती है और तेजी से उस अब्बास के हाथों में हथकड़ी लगाते हुए कहती है, मेरा नाम है रंगीली और मेरे होने से अच्छे अच्छे मुजरिमों की हो जाती है गीली, समझे? अब्बास उठकर रंगीली पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रंगीली उसे अपने हाथ से धक्का देती है और अब्बास उस धक्के के कारण फर्स्ट फ्लोर से सीधे ग्राउंड फ्लोर पर गिरने लगता है। वो जैसे ही नीचे टेबल पर जाकर गिरता है, वहां लगी कांच की टेबल अब्बास के गिरने पर एक पल में चूर चूर हो जाती है। रंगीली ऊपर से नीचे देखते हुए कहती है, वो क्या है, लिफ्ट नहीं थी ना यहाँ पर, तो सोचा तुम्हें शॉर्टकट से नीचे पहुंचा दूं। बस इतने अच्छे महंगे टेबल पर गिरकर तुमने इस होटल वाले का बहुत नुकसान करवा दिया है, तो उसे पैसे तुम्हारी जेब से जाएंगे। ये कहते हुए रंगीली फर्स्ट फ्लोर पर से छलांग लगाती है और सीधे ग्राउंड फ्लोर पर पड़े अब्बास के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो जाती है। रंगीली नीचे झुककर अब्बास की जेब में से एक पर्स निकालती है और उससे कुछ पैसे निकालकर वहां खड़े मैनेजर को देते हुए कहती है, ये लो, जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर लेना इससे। मैनेजर पैसे लेकर खुश हो जाता है और तभी वहां रंगीली के बुलाए 2-3 लोग और आ जाते हैं और जमीन पर पड़े अब्बास को उठाने लगते हैं। अब्बास जैसे ही उठता है,
वैसे ही उसकी जेब से वो हथियार वाली सिगरेट निकलकर जमीन पर गिर जाती है। रंगीली तुरंत उस सिगरेट को उठा लेती है और कहती है, अरे ये तो बड़े ही काम की चीज है। ये देखकर वो उस सिगरेट को अपनी जेब में रख लेती है। अब्बास, जिसे कुछ लोग लेकर ले जा रहे होते हैं, वो मुड़कर रंगीली को देखता है और कहता है, जो भी पैसे चाहिए यहीं ले ले और मामले को खत्म कर। मेरे जेल जाने से जितना नुकसान मेरा होगा उससे कहीं ज्यादा तेरा होगा। इस पर रंगीली अपनी ड्रेस ठीक करते हुए फुल एटीट्यूड में कहती है, गलत डायलॉग, सही डायलॉग मुझसे सुन तू। तेरे जेल जाने से जितना फायदा मेरा नहीं होगा उससे कई ज्यादा फायदा मेरे देश को होगा, और मैं अपने देश को बेचने का काम नहीं करती, समझा? पर तूने पूछा है तो तुझे जवाब देना तो बनता है। ये कहकर रंगीली अपना हाथ उठाती है और कसकर अब्बास के गाल पर एक तमाचा लगाती है। वो तमाचा इतनी जोर से मारती है कि पूरा क्लब तमाचे की आवाज से गूंजने लगता है। रंगीली वहां से निकल जाती है और क्लब के बाहर खड़ी एक पुलिस की वैन में बैठ जाती है। उसके बाहर जाते ही एक आदमी जो कि 4th फ्लोर पर से पूरा नजारा देख रहा होता है, वो किसी को कॉल करता है और फोन पर कहता है, अब्बास पकड़ा गया है और ये इस मिशन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हमें जल्दी ही अब्बास की जगह किसी और इंसान को इस मिशन पे लगाना होगा, नहीं तो जो पैसा हमने लगाया है वो लौटाना होगा। इस पर सामने से एक आवाज आती है, अब्बास की जगह दूसरा आदमी मिल जाएगा, लेकिन खेल रुकना नहीं चाहिए। इस देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना है, इतना बड़ा कि इस देश की रूह कांप जाए, और फिर मैं आऊंगा वहां मुंबई, अपनी दुनिया में। अब्बास के अरेस्ट होने के बाद कोई है जो अब्बास की जगह किसी और को लाने वाला है और खुद मुंबई आने का प्लान कर रहा है। इन सब बातों से अनजान रंगीली आराम से पुलिस वैन में बैठी हुई है। तभी एक कांस्टेबल आता है हाथ में वड़ा पाव लेकर और ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। वो पास में देखता है तो पाता है कि एक नीले रंग की ड्रेस में लड़की बैठी है। उसे देखकर वो कुछ कहता उससे पहले रंगीली कहती है, मुझे जल्दी से मलाड ले चलो, मैं इंडिया की स्पेशल एजेंट्स में से एक हूं, वहां मेरी एक मीटिंग है। यह सुनकर कांस्टेबल जोर जोर से हंसने लगता है और उसे ऐसे हंसते हुए देखकर रंगीली के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो पूछती है, अच्छा तू ये बता तू हंस क्यों रहा है? इस पर कांस्टेबल वड़ा पाव खाते हुए कहता है, अरे तो इंडिया की स्पेशल एजेंट है ना, तो मैं भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हूं। यह सुनकर रंगीली गंभीर होकर पहले तो उस कांस्टेबल को देखने लगती है और फिर कहती है, सुन मैं मजाक नहीं कर रही हूं और मुझे गुस्सा मत दिला वरना बहुत बुरा होगा। जल्दी से मुझे मलाड ले चल, मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है वहां पर। यह सुनकर कांस्टेबल भी सीरियस होकर कहता है, अच्छा एक बात बता, अगर मैंने तेरे को गुस्सा दिला दिया तो क्या कर लेगी मेरा? बड़ी आई स्पेशल एजेंट। यह सुनकर रंगीली को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत कहती है, तू जानना चाहता है कि मैं क्या कर सकती हूं? इस पर कांस्टेबल थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो कुछ कहता उससे पहले रंगीली उस कांस्टेबल के हाथ से वड़ा पाव छीन लेती है और गाड़ी से नीचे उतर जाती है। अपना वड़ा पाव जाते देखकर कांस्टेबल भी गाड़ी से नीचे उतर जाता है और कहता है, देख मैं बता रहा है तेरे को, मेरे को मेरा वड़ा पाव दे दे। लेकिन रंगीली तुरंत उस वड़ा पाव में से आधा टुकड़ा खा लेती है और कहती है, नहीं दूंगी, जा। यह देखकर कांस्टेबल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कांस्टेबल गाड़ी से आगे की तरफ आते हुए रंगीली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रंगीली भी दौड़कर ड्राइविंग सीट की तरफ आ जाती है। वो कांस्टेबल से कहती है, अरे क्या एक वड़ा पाव के लिए इतना राड़ा कर रहा है? वो देख पीछे देख, वो लड़के 5 वड़ा पाव लेकर आ रहे हैं तेरे लिए। कांस्टेबल तुरंत खुश होकर मुड़कर देखता है तो पाता है कि वहां कोई है ही नहीं। उसे समझ आता है कि उस लड़की ने उसे मूर्ख बना दिया है और वो अब जैसे ही मुड़कर सामने देखता है तो पाता है कि सामने से उसकी गाड़ी गायब है। रंगीली गाड़ी चलाते हुए ले जाती है और कहती है,
अरे दादा जल्दी पहुंचना है इसलिए पुलिस की वैन ले जा रही हूं। अब कांस्टेबल गाड़ी के पीछे दौड़ लगाता है और खुद से कहता है, अरे बाप रे कहां फंस गया मैं, ये लड़की तो सच में एजेंट थी। कुछ ही देर में गाड़ी चलाते हुए रंगीली मलाड वेस्ट में बनी एक बड़ी सी इमारत की तरफ चली जाती है। उसका फोन बजता है और वह जैसे ही फोन देखती है तो पाती है कि उस पर लिखा है मुसीबत कॉलिंग। ये देखकर वो खुद से कहती है, जब भी मैं जल्दी में होती हूँ ये मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कॉल कर देता है और जब भी फोन उठाओ तो एक ही सवाल पूछता है, बेबी तुम कहाँ हो, आई एम मिसिंग यू। अरे इन्हें कोई बताओ कि देश में कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम एजेंट्स को सॉल्व करनी पड़ती हैं, लेकिन इन्हें तो बाबू सोना से ही फुर्सत नहीं मिलती। वो ये सब कह ही रही होती है कि तभी उसके हाथ में बंधी एक घड़ी में लाल लाइट जलने लगती है, जिसे देखकर रंगीली के चेहरे पर गंभीर भाव छा जाते हैं और वो खुद से कहती है, इसका मतलब है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है देश में। रंगीली उस लाल लाइट को देखकर बहुत गंभीर हो जाती है और कहती है, लगता है कपूर सर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। ये कहते हुए वो तेजी से गाड़ी पार्क करती है और वो गाड़ी से नीचे उतरकर उस बड़ी सी बिल्डिंग में जाने लगती है। वो जैसे ही उस बड़ी सी इमारत की तरफ कदम रखती है वो देखती है कि वहां कुछ लोगों ने उसे घेर लिया है। उन लोगों में से एक लंबा सा आदमी कहता है, सुनो, मैंने अभी बाहर से देखा कि तुम्हारे हाथ में एक बड़ी सी घड़ी है जिसमें लाल रंग चमक रहा है, मुझे वो घड़ी निकाल कर दे दो। यह सुनकर रंगीली बहुत गंभीर नजर आती है और वो मन ही मन सोचती है, यह घड़ी एक अलार्म की तरह है और इसमें कई सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। मैं ये घड़ी इनको नहीं दे सकती। पूरे भारत में केवल 4 एजेंट्स के पास ये घड़ी है। इस घड़ी को खोने का मतलब है देश की सेवा करने के लिए किसी बड़े मौके को खोना। ये सब सोचते हुए वो सामने खड़े लंबे आदमी से कहती है, देखो ये घड़ी तुम्हारे किसी काम की नहीं है, ना तो ये तुम्हारे साइज की है और ना ही इसमें कोई बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो ये लो, मेरे सारे पैसे ले लो। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी वो लड़का कहता है, नहीं मुझे यही चाहिए, मतलब यही चाहिए। ये कहते हुए वो लड़का अपनी जेब से एक बड़ा सा चाकू निकाल लेता है और उसे रंगीली पर अटैक करने की कोशिश करता है। रंगीली हर बार झुककर उसके हर वार से बचने की कोशिश करती है और तभी उस लंबे से लड़के का एक वार रंगीली की घड़ी के एकदम पास तक पहुंच जाता है। ये देखकर रंगीली को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उस लड़के के सीने पर जोरदार पंच मारती है। उस पंच को मारने के बाद अपनी एक उंगली को जोर से घुमा देती है। उसके ऐसा करते ही वो लंबा सा लड़का जोर से चिल्लाता है, आ! उसके चीखने की आवाज सुनकर बाकी के लड़के भाग जाते हैं और वो लड़का वहीं जमीन पर गिर जाता है। वो जैसे ही जमीन पर गिरता है वैसे ही रंगीली उसके बिल्कुल पास आ जाती है और उससे सवाल पूछती है, तुम्हें मुझे मारने के लिए किसी गंजे आदमी ने पैसे दिए हैं ना? यह सुनकर वो लड़का चौंक जाता है और कहता है, लेकिन तुझे कैसे पता? इस पर रंगीली मुस्कुराते हुए कहती है, अरे यार छोड़ो, जिन्होंने तुम्हें भेजा है उन्हीं से बात करूंगी मैं। यह कहकर रंगीली वहां से लिफ्ट में जाती है और जैसे ही लिफ्ट का बटन दबाती है तो पाती है कि वहां लिखा है नॉट वर्किंग। यह देखकर उसके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा छा जाता है और वो खुद से कहती है, इतने साल काम किया है एजेंसी के लिए, लेकिन एजेंसी है कि एक लिफ्ट तक ठीक नहीं करा सकती। ये कहते हुए वो सीढ़ी से होते हुए जाने लगती है और खुद से कहती है, 7वें फ्लोर पर सीढ़ियों से जाना कोई आसान बात नहीं है। जहां एक और रंगीली मिस्टर कपूर से मिलने वाली है, वहीं दूसरी ओर इंदौर शहर के मोरीला नगर में काफी अंधेरा छाया हुआ है और कुछ लोग अलग अलग दिशाओं से बंगलो नंबर 22 की तरफ जा रहे हैं। उन लोगों में अजीत और सुषमा भी हैं। वो सब उस घर के बाहर का दरवाजा खोलकर सीधे अंदर आते हैं। जैसे ही वो हॉल में लगे दरवाजे को धक्का देते हैं, वो दरवाजा खुल जाता है और अजीत और सुषमा की एंट्री हो जाती है हॉल में। वो जैसे ही सामने देखते हैं तो पाते हैं कि हॉल में कई सारे लोग बैठे हुए हैं। सुषमा और अजीत की निगाहें दिलफेक सिंह को ढूंढ रही हैं और तभी कोई पीछे से आकर
उनके कंधे पर हाथ रखता है। जैसे ही अजीत और सुषमा मुड़कर देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। वो शख्स रोशनी में आता है और उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। सुषमा और अजीत जैसे ही हॉल में लगे दरवाजे को धक्का देते हैं, वो दरवाजा खुल जाता है और अजीत और सुषमा की एंट्री होती है हॉल में। वो जैसे ही सामने देखते हैं, वो पाते हैं कि हॉल में कई सारे लोग बैठे हुए हैं। सुषमा और अजीत की निगाहें दिलफेक सिंह को ढूंढ रही हैं और तभी उनके पीछे से आकर उनके कंधे पर कोई हाथ रखता है। जैसे ही अजीत और सुषमा मुड़कर देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। वो शख्स रोशनी में आता है और उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वो शख्स सबको नमस्ते करता है और सबको बैठने का इशारा करता है। सब लोग बैठ जाते हैं, लेकिन अजीत और सुषमा नहीं बैठते। सुषमा उस शख्स से सवाल करती है, कौन हो तुम और दिलफेक सिंह कहाँ है? इस पर वो शख्स सबको समझाते हुए कहता है, देखिए, आज पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए उन्होंने आज मुझे भेजा है। आइए हम सब काम की बातें करते हैं। ये सुनकर भी सुषमा घूर कर उस शख्स को देखने लगती है और अजीत उसे बैठने का इशारा करता है। उस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट है और वो कहता है, हम जिस काम को अंजाम देने जा रहे हैं वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन अगर हम सब साथ में हैं तो हर मुश्किल संभव है। पर अगर हम एक दूसरे पर शक करेंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। ये सुनकर अजीत कहता है, अरे भाई, लेकिन तुम हो कौन? अपनी पहचान बताओ। आज पहली बार तुम्हें इस कॉलोनी में मैंने देखा है। अरे हम पिछले 3 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं और आज एक नया आदमी आकर हम पर हुक्म चलाने की कोशिश कर रहा है। अरे दिलफेक सिंह जी को बुलाओ। इस पर वो शख्स मुस्कुराते हुए कहता है, तो मुझे लगता है मुझे आप सबको सच बताना ही होगा कि मैं कौन हूं। ये कहते हुए वो अपनी टी शर्ट ऊपर करता है और तभी वहां बैठे लोग उस लड़के के सीने पर बना एक बड़ा सा टैटू देखते हैं। वो टैटू देखकर अजीत और सुषमा बहुत बुरी तरह चौंक जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों को कुछ समझ नहीं आता। वो लोग एक दूसरे से पूछने लगते हैं, अरे है कौन ये लौंडा? अरे टैटू काहे दिखा रहा है? अरे नाम काहे नहीं बताता अपना? लेकिन तभी एक आदमी अजीत और सुषमा की तरफ देखने लगता है। वो 2 कदम चलकर आता है और अजीत से पूछता है, आपका चेहरा देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस टैटू का मतलब जानते हैं। अगर जानते हैं तो बताइए हमें भी। अरे कम से कम 30 लोग दिलफेक सिंह के लिए यहाँ इस गांव में छुपे बैठे हैं। बताइए जी, बताइए, ये कौन है? इस पर सुषमा कहती है, ये कोई और नहीं, ये दिलफेक सिंह का खून है, उनका बेटा। ये सुनकर वहां बैठे लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी वहां बैठी एक दादी सवाल करती है, लेकिन दिलफेक सिंह की तो कोई संतान हो ही नहीं सकती। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं और सामने खड़े उस शख्स के चेहरे पर भी गंभीर भाव उभर आते हैं। जहां एक और मोरीला कॉलोनी में सबको दिलफेक सिंह के बेटे के बारे में पता चला है, रंगीली सीढ़ियों से चढ़ते हुए 7वें फ्लोर पर पहुंच चुकी है। उसके चेहरे पर पसीना ही पसीना है। वो जैसे ही उस फ्लोर पर जाती है, वो देखती है कि उनकी एजेंसी का ऑफिस बहुत ही सुंदर हो गया है। वो जैसे ही ऑफिस के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, वो देखती है कि वहां एक स्क्रीन लगी है जिस पर एक अंगूठे का निशान बना हुआ है। रंगीली तुरंत उस अंगूठे के निशान पर अपना अंगूठा रख देती है। उसके ऐसा करते ही वहां सामने स्क्रीन पर एक सवाल लिखा आता है। रंगीली पास जाकर उसे पढ़ने लगती है। वो कौन सा जानवर है जिसके बगैर कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है? यह सवाल सुनकर रंगीली सोच में पड़ जाती है और थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, अरे कपूर सर, क्या चल रहा है? पहले तो नीचे गुंडों से बैठवाते हो, फिर इतनी सीढ़ियां चढ़वाते हो और फिर आखिरी में अजीब सी पहेलियां पूछते हो। अरे हम गरीब करे तो करे क्या? रंगीली के ऐसा सवाल पूछते ही सामने स्क्रीन से आवाज आती है, नहीं रंगीली, तुम्हारी शारीरिक स्फूर्ति की तो परीक्षा हो गई है,
लेकिन अब परीक्षा है तुम्हारी बुद्धि की, तो जवाब दे दो और अंदर आ जाओ ऑफिस में। यह सुनते ही रंगीली सवाल करती है, सर मुझे आपसे एक बात पूछनी है। अगर मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई तो क्या मुझे सच में एंट्री नहीं मिलेगी एजेंसी में? इस पर स्क्रीन में से कपूर सर की आवाज आती है, ऐसा है रंगीली जी की अगर तुम भारत की स्पेशल एजेंट्स में से एक हो तो ऐसे फुसड्डी सवालों के जवाब तो तुम्हें आने ही चाहिए। रंगीली फिर से पहेली को पढ़ती है, वो कौन सा जानवर है जिसके बगैर कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है? रंगीली सोचते हुए बड़बड़ाने लगती है, अरे ये जानवर का कंप्यूटर के साथ क्या कनेक्शन? इस पर सामने से कपूर सर कहते हैं, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं उसके जवाब के लिए तुम्हें एक क्लू दे सकता हूं। इस पर रंगीली कहती है, अरे सर रहने दीजिए, आपकी क्लू की कोई जरूरत नहीं है। अपने पास गणपति बप्पा का आशीर्वाद है, वो करेंगे ना अपनी मदद। ये सुनकर कपूर सर कहते हैं, हाँ वैसे गणपति जी भी जानते हैं इस पहेली के जवाब को। इस पर रंगीली सोचने लगती है और कहती है, अरे जवाब मिल गया। हमारे गणपति बप्पा का वाहन है ना मूषक, बोले तो चूहा, और अंग्रेजी में बोले तो माउस, और माउस के बगैर तो कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। यह कहकर वो उस स्क्रीन पर माउस लिखती है और उसके ऐसा करते ही वो दरवाजा खुल जाता है। रंगीली तुरंत वहां कदम रखती है और सीधे कपूर सर के कैबिन में जाती है। वो एक्साइटेड होकर कहती है, हाय सर। लेकिन कपूर सर का ध्यान सिर्फ कंप्यूटर में है और उनके चेहरे पर गंभीर भाव देखकर रंगीली कहती है, क्या सर, आपकी बेस्ट एजेंट आई है आपसे मिलने और आप हैं कि कंप्यूटर से बाहर ही नहीं आ रहे? इस पर कपूर सर रंगीली की तरफ देखते हैं और उसे एक मुस्कान देते हैं, लेकिन उनकी फीकी मुस्कान देखकर रंगीली एक पल में समझ जाती है कि कोई टेंशन वाली बात है। वो तुरंत पूछती है, बताइए सर, कहाँ भेज रहे हैं आप मुझे? और फिर परसों सुबह आ भी जाऊंगी। वो क्या है? परसों मेरा बर्थडे है और आपको तो पता है कि बर्थडे मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही मनाती हूँ। रंगीली ये सब बड़बड़ करे जा रही थी और तभी कपूर सर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन रंगीली की तरफ कर देते हैं। उनके ऐसा करते ही रंगीली जैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो चौंकते हुए कपूर सर से कहती है, सर ये तो डिल्लो है, ये कहां मिल गया आपको? इस पर कपूर सर कहते हैं, रंगीली, हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं। ये जो फोटो तुम्हें मैं दिखा रहा हूं, ये फोटो 3 महीने पहले की है। अब हमें नहीं पता कि ये आदमी इस वक्त कहां है और क्या प्लान कर रहा है, लेकिन अगर ये 3 महीने से ज्यादा इंडिया में है तो इसका मतलब साफ है कि जो भी कुछ होने वाला है वो जल्दी ही होगा। ये सुनकर रंगीली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो उस फोटो को ध्यान से देखने लगती है। जहां एक ओर रंगीली यहां डिल्लो के बारे में जानना चाहती है, वहीं दूसरी ओर मोरिला कॉलोनी के बंगलो नंबर 22 में सबके सामने जो शख्स खड़ा है वो कोई और नहीं, डिल्लो ही है। डिल्लो को सामने खड़ा देखकर सुषमा और अजीत दोनों खामोश हैं और एक दादी आगे आकर कहती हैं, अरे लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब दिलफेक सिंह बाप बन ही नहीं सकता था तो ये छोरा किसका है? ये सुनते ही सुषमा कहती है, अरे पर ये निशान जो इस लड़के के शरीर पर है, ये निशान तो मैंने आज तक सिर्फ दिलफेक सिंह के सीने पर ही देखा है। पिछले साल होली के बाद जब वो बावड़ी से नहाकर निकला था तब देखा था मैंने। इस पर वो दादी कहती है, अरे पिछले साल ही तो मैं मिली थी दिलफेक से पहली बार और तब उसने मुझे बताया था कि वो बाप नहीं बन सकता है कभी। तो ये इतना बड़ा छोरा कैसे आ गया, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। इस पर सामने खड़ा डिल्लो कहता है, अगर आप सच ही जानना चाहते हैं तो मैं जानता हूं सच, वो सच जो आप में से किसी को भी नहीं पता, क्योंकि आप सब तो पापा जी से 2 से 3 साल पहले मिले हैं, लेकिन मैं तो उनके साथ कई सालों से रह रहा हूं। इस पर सुषमा कहती है, ठीक है बोल तू, पर याद रखना तू जो भी बोलेगा
वो हम पक्का करेंगे दिलफेक सिंह से। इस पर डिल्लो हाँ में गर्दन हिलाता है और कहता है, ये कहानी शुरू होती है आज से 20 साल पहले, जब पापा जी चंडीगढ़ में रहते थे। मेरे पापा कभी बाप नहीं बन सकते थे, लेकिन वो अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाया करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि मम्मी की मुलाकात वहां कॉलेज में पढ़ा रहे प्रोफेसर नेगी से हुई। पहले वो दोस्त बने और उसके बाद उनके बीच में संबंध बने। पापा जी बेचारे इस बात को कभी समझ ही नहीं पाए कि मेरी माँ के उस कॉलेज के प्रोफेसर के साथ नाजायज संबंध है। फिर एक दिन मेरे पापा को पता चला कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है। तो ये बात सुनकर तो उनके होश ही उड़ गए। अब वो क्या करते? तो उन्होंने उस प्रोफेसर नेगी से कहा कि वो हमारे घर परिवार से दूर हैं। इसके बाद मम्मी ने मुझे जन्म दिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। मुझे पापा ने बड़ा किया, लेकिन खुद से हमेशा दूर रखा। कभी मुझे किसी से मिलने नहीं दिया। मैं चंडीगढ़ के उसी घर में अकेला बड़ा हुआ और मेरी एजुकेशन भी घर पर ही हुई। ये सब सुनकर वहां खड़े सब लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहां खड़े सारे लोग डिल्लो के पास जाकर उसे गले लगा लेते हैं। डिल्लो उन सब से कहता है, आप जानते हैं मेरे पापा क्या करने वाले हैं? उन्होंने सिर्फ मुझे सच बताया है और किसी को नहीं। जहां एक ओर दिलफेक सिंह के बेटे डिल्लो को सब लोग अपना रहे थे, वहीं दूसरी ओर ऑफिस में बैठी रंगीली डिल्लो के बारे में सब कुछ जानना चाह रही थी। वो सामने बैठे कमिश्नर से पूछती है, लेकिन कपूर सर, मुझे एक बात समझ नहीं आई, और वो बात यह है कि आप इंदौर में कमिश्नर हो तो आपको क्यों टेंशन हो रही है इस डिल्लो की? इस पर कपूर सर कहते हैं, अरे यार रंगीली, तू समझ नहीं रही है। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। चल तुझे बताता हूं। अभी इंदौर शहर में एक कॉलोनी है जिसका नाम है मोरिला कॉलोनी। जानती है, मेरा एक ऑफिसर है, वो वहां अक्सर जाता रहता है सिगरेट और पान खाने के लिए। वहीं पास में किराने की एक दुकान है। तो उसने कुछ अजीब नोटिस किया। इस पर रंगीली पूछती है, सर क्या अजीब नोटिस किया? वो भी बताइए ना जल्दी। कपूर सर कहते हैं, देख, वहां पूरी कॉलोनी में जो किराना जाता है वो एक ही जगह से जाता है। क्योंकि कॉलोनी थोड़ी शहर के आखिरी कोने पर है, तो वहां आसपास दुकानें ज्यादा नहीं हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि दुकान वाले ने कहा कि जो किराना इन लोगों के घरों में जाता था वो बढ़ गया है। मतलब हर चीज, गेहूं, चावल, सब कुछ। और उस दुकान वाले को अजीब तो तब लगा जब उसने नोटिस किया कि उसकी दुकान से पिछले 3 महीने में लगभग 2000 माचिस के पैकेट बिक चुके हैं। जो केरोसिन एक महीने में 400 लीटर बिकता था, अब वो 2000 लीटर तक पहुंच चुका है। ये सब सुनकर रंगीली कहती है, सर इसका तो सिर्फ एक ही मतलब है, वो ये कि इस कॉलोनी में कुछ नए लोग रहने आए हैं और ये जो भी लोग हैं ये कुछ जलाने का प्लान कर रहे हैं। अब क्या, वो पता करना पड़ेगा। ये सुनते ही कपूर सर अपने बैग में से एक पेपर निकालते हैं और वो पेपर निकालकर वो सामने टेबल पर रख देते हैं। वो पेपर देखकर रंगीली थोड़ा सतर्क हो जाती है और जैसे ही उस पेपर को खोलकर देखती है तो पाती है कि उसमें लिखा है, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारे गांव में कुछ गड़बड़ चल रही है। हर दिन 1-2 नए लोग हमारे गांव में आ रहे हैं और वो लोग रात में मीटिंग्स कर रहे हैं। ये सुनकर रंगीली के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है, सर इसका मतलब तो यह है कि आपकी ये मोरिला कॉलोनी अंडर अटैक है। बस फर्क यह है कि इन लोगों को खुले तौर पर पता नहीं है और जिन लोगों को शायद इस सच का एहसास होगा उन्हें या तो गायब कर दिया जाता होगा या मार दिया जाता होगा। यह सुनते ही कपूर सर टेबल पर कुछ फोटोज रखते हैं और कहते हैं, बिल्कुल सही कहा तुमने रंगीली। इस कॉलोनी से 5 लोग गायब हो चुके हैं। इनके नाम हैं अभिषेक, अरुण, रंजीत, नीलेश और अखिल। ये सुनकर रंगीली और सतर्क हो जाती है और पूछती है, सर आपको कैसे पता कि ये सारे लोग गायब हैं इस कॉलोनी में से? इस पर कपूर सर कहते हैं, जब हमको कुछ संदेह हुआ तो मैंने एक पर्सनल फ्रेंड को भेजकर कुछ और डिटेल्स निकालने को कहा। तो मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि
वहां कॉलोनी के बाहर एक स्टेशनरी है। स्टेशनरी में जब उन्होंने पूछताछ की तो पता चला कि ये 5 लोग जो कि उनके परमानेंट क्लाइंट थे और जो कि काफी एजुकेटेड थे, वो पिछले 2-3 महीने से यहां आए ही नहीं है। अब इसका मतलब तो यही हुआ ना रंगीली कि उन लोगों को सच पता चल गया होगा, इसलिए इन्हें मार दिया गया। यह सुनकर रंगीली कहती है, सर मुझे लगता है कि अगर हमें ये पूरी कहानी जाननी है तो हमें वहां जाना होगा, और शायद हम जब वहां पहुंच जाएंगे तब भी हमें पूरी कहानी पता चलेगी। यह सुनकर कपूर सर रंगीली को वहां से जाने की इजाजत देते हैं और कहते हैं, ठीक है तुम जाओ और मुझे अपडेट देते रहना। और इस मिशन पर अपना नाम क्या रखोगी, कुछ सोचा है? इस पर रंगीली कहती है, सर हमारा नाम होगा आरना, क्योंकि गायब होने वालों के नाम हैं अभिषेक, अरुण, रंजीत, नीलेश और अखिल। तो हम इन सब के शुरुआती अक्षर याद रखेंगे, जिससे बन जाएगा मेरा नाम आरना। ये नाम हमें इन्हें खोजने की प्रेरणा देता रहेगा। ये सुनकर कपूर सर अपनी जगह से खड़े होते हैं और रंगीली से कहते हैं, रंगीली अब मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूं। हम इस मिशन पर मारपीट या बंदूक नहीं चला सकते, क्योंकि वहां जो लोग अंदर हैं, अगर वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और उन्हें डर लगा कि हमें उनके होने की खबर हो गई है, तो वो लोग वहां रह रहे लोगों को जान से मारना शुरू कर देंगे। तो हमें वहां जाकर उनके बीच में ऐसे मिक्स हो जाना है जैसे हम उनके ही लोग हैं, और फिर धीरे धीरे जब तुम्हें कुछ ठोस पता चले तो हमें बताना। हम अपनी टीम के साथ उस कॉलोनी के बाहर ही खड़े रहेंगे। यह सुनकर एजेंट आरना वहां से बाहर निकलती है और उसके हाथ में इंदौर की फ्लाइट के टिकट्स हैं। वो खुद से कहती है, बस अब वहां डिल्लो नहीं पहुंच गया हो, क्योंकि जितना खतरनाक क्रिमिनल वो है, 3 महीने में तो वो पूरे शहर तक को उड़ा सकता है।